सभी को मेरा नमस्कार। मैं सीए अंकित अग्रवाल डेबिट गुरु के प्लेटफॉर्म से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनकम टैक्स एक्ट 1961 से रिटर्न फाइलिंग प्रोसीजर। बेसिकली इसे असेसमेंट प्रोसीजर के नाम से भी जाना जाता है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले हमने इनकम टैक्स एक्ट के बारे में काफी चर्चाएं की हैं, जिसमें हमने बताया है कि असेसीज कई प्रकार के होते हैं, उनको रिटर्न फाइल करना होता है और उनकी क्या स्लैब रेट्स है, ड्यू डेट्स कब की होती हैं, टीडीएस क्या होता है, कैसे टीडीएस को आपकी इनकम में एडजस्ट किया, आपके इनकम से जो टैक्स आता है उसमें एडजस्ट किया जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसी चर्चाओं को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम रिटर्न फाइलिंग का प्रोसीजर देखेंगे, बेसिकली ये दोनों के एंड से ये प्रोसीजर को हम देखेंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एज वेल एज असेसी। कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जब किसको रिटर्न फाइल करना होता है, कब रिटर्न फाइल करना होता है, क्या ड्यू डेट्स होती हैं रिटर्न फाइल मतलब करने के बाद, किस प्रकार से इनकम टैक्स से उसका रिस्पॉन्स आता है, एक्सेट्रा। तो समय को और ना वेस्ट करते करते हुए सीधे मैं टॉपिक पे आता हूँ। सामने आपको एक चार्ट दिख रहा है जो हमारे पढ़ाने का ही एक पैटर्न है, बिकॉज हम हर चीज आपको एक प्रोसीजरल वाइज प्रैक्टिकल रूप में आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। और सामने जो चार्ट है वो मेरी हैंड राइटिंग पे है। मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए आपको शायद वो चार्ट अभी एक बार पढ़ने में समझ में नहीं आएगा, बट जब मैं आपको सारा चार्ट में जो जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के आपको बताऊंगा तो आपको चार्ट की हर चीजें प्रॉपरली एक्सप्लेन हो जाएंगी। तो हमारे चार्ट के लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं एक असेसी है। असेसी इंडिविजुअल भी हो सकता है, एचयूएफ भी हो सकता है, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई, एजेपी, ट्रस्ट, सोसाइटी, हॉस्पिटल, कॉलेज, पॉलिटिकल पार्टी, इन्वेस्टमेंट फंड, ये सारे प्रकार की असेसी होते हैं जिनको रिटर्न सबमिट करने की जरूरत होती है। तो उस एरो के ऊपर लिखा हुआ है नीड टू सबमिट रिटर्न ऑफ इनकम। अब रिटर्न ऑफ इनकम जो होती है वो 6 प्रकार की होती है, 1 से लेकर 6 तक उसके नंबर दिए गए हैं और सबकी अपनी अपनी एक यूटिलिटी है, सबकी अपनी अपनी हर असेसी के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न जो है प्रिस्क्राइब की गई है। उसके बाद इसके कुछ ड्यू डेट्स होती हैं और उसके कुछ मैंडेट नॉर्म्स होते हैं जो 2 पार्ट में लिखे हुए हैं, और इसको हम अपने जो ए सेक्शन है यहाँ पे इस नोट्स में हम कवर करेंगे। इसके बाद जो रिटर्न है वो सबमिट होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो भी रिटर्न सबमिट होती है वो एक सेल्फ असेस्ड रिटर्न होती है, जिसमें हम स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स निकाल के अंडर सेक्शन 140A उसका चालान भर के हम रिटर्न के साथ डिपार्टमेंट में जमा करते हैं। कोई भी रिटर्न जिसमें हमने रिटर्न भर दी है पर उसका टैक्स नहीं भरा है, ऐसी रिटर्न में टैक्स भरने का समय 15 दिन का आपके पास होता है। 15 दिन तक भी आप अगर वो रिटर्न का टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा नहीं करते हैं तो वो रिटर्न आपकी डिफेक्टिव या इनवैलिड हो जाती है। तो इनकम टैक्स के पास आप जब रिटर्न भरते हैं तो आपकी 100% रिटर्न को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रोसेस करता है। ओके, प्रोसेस करने के बाद आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंटीमेशन सेंड करता है। उसमें लिखा हुआ है प्रोसेस ऑल द रिटर्न देन सेंड इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1). ये एक इंटीमेशन होता है, ये किसी भी प्रकार का नोटिस या ऑर्डर आपको नहीं होता है। इस इंटीमेशन का पर्पस बेसिकली एक एक्नॉलेजमेंट होता है कि हाँ आपकी रिटर्न जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में प्रोसेस हो गई है। उसके बाद जब इंटीमेशन आपको भेजा जाता है तो इंटीमेशन में 3 बातें होती हैं, या तो आपका रिफंड निकल के आता है, या तो डिमांड निकल के आता है, या तो आपका कुछ भी नहीं होता। मीन्स जो आपने रिफंड क्लेम किया था वो रिफंड आपको होता है, या आपको और अधिक जो आपने रिफंड क्लेम किया था या फिर कुछ भी क्लेम नहीं किया था तो इनकम टैक्स आपको एक एडिशनल डिमांड निकाल के देता है, या फिर कुछ भी नहीं होता है।
थोड़ा-सा मैं यहाँ पे चर्चा 143(1) के बारे में करना चाहूँगा। 143(1) एक इंटीमेशन ऑर्डर है। ये किसी भी प्रकार का नोटिस नहीं है। इसके अगेंस्ट में कोई भी अपील या रिवीजन पे आप जा नहीं सकते हैं। उसका प्रोसीजर जो होगा अपील एंड रिवीजन का, वो अपन आगे यहाँ पे डिस्कस अभी करेंगे। तो अभी सिंपल सी बात अपन ये जान लें कि इसके अगेंस्ट में कोई भी अपील या प्रोसीजर आप रिवीजन नहीं कर सकते हैं। आगे इस चार्ट में हम और पढ़ेंगे। उसके बाद 100% रिटर्न प्रोसेस होने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 2 से 3% रिटर्न जो है वो स्क्रूटनी के लिए सिलेक्ट करता है। स्क्रूटनी क्या है? स्क्रूटनी का सेक्शन है 143(3). स्क्रूटनी का मतलब होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 100% रिटर्न में से 2-3% रिटर्न जो लोग भरे हैं उन्हें सिलेक्ट करता है और उनको एक नोटिस भेज के उनके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जिसके बिहाफ पे उनने अपना इनकम टैक्स रिटर्न कैलकुलेट किया है उनको बुला के और प्रॉपरली उसकी जांच वो करता है, जिसको बोलते हैं स्क्रूटनी। स्क्रूटनी का सेक्शन है 143(3). ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। तो अब आपके केस के बारे में अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं कि 2 से 3% कोई फिक्स परसेंटेज नहीं है। डिपार्टमेंट अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग एक एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस पे इसे बढ़ा या घटा भी सकता है। तो बेसिकली दो बातें अब समझ में आई अपने को कि आप जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं उसके साथ में दो बातें हो सकती हैं। पहला जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, सपोज नॉट सिलेक्टेड फॉर 143(3). आपकी जो रिटर्न है वो स्क्रूटनी के लिए सिलेक्ट नहीं हुई। या फिर सेकेंड ऑप्शन है जो राइट साइड में लिखा है, सिलेक्टेड फॉर 143(3) कि आपकी जो रिटर्न है वो 143(3) के लिए सिलेक्ट हुई। सिलेक्ट होती है अगर तो क्या होता है, सिलेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको एक नोटिस आता है सेक्शन 143(2) में 6 मंथ के अंदर जिस वक्त आपका रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है उस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से 6 महीने के अंदर, लाइक अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 2022 मार्च 31 को खत्म हुआ है तो आपको 6 महीने मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 30 तक आपको 143(2) का नोटिस आ सकता है। 143(2) के नोटिस के लिए जरूरी नहीं कि आपको इंटीमेशन वो नहीं भेजेगा। इंटीमेशन भेजने के बाद भी आपको 143(2) का नोटिस आ सकता है। उसके बाद एओ आपसे आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपकी वो इनकम दिखेगा कि आपने रिटर्न में जो इनकम दिखाई है उसका बेसिस सही है या नहीं। एक केस लॉ इसमें आया था, वो भी मैं आपसे डिस्कस मैं करना चाहूंगा। उस केस लॉ में ये बोला गया था कि असिस्टिंग ऑफिसर 143(3) का मतलब स्क्रूटनी करते वक्त उन सारी एग्जम्पशंस को डिसअलाउ नहीं कर सकता जो किसी पर्टिकुलर असेसी को गवर्नमेंट ने खुद ग्रांट की है। कई सारे असेसीज होते हैं लाइक ट्रस्ट, एओपी, बीओआई, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, इस टाइप के जो भी असेसीज होते हैं इनको पर्टिकुलर कुछ सेक्शंस में गवर्नमेंट के द्वारा स्पेसिफिक एग्जम्पशन दी गई है। इनका 143(3) करते समय असिस्टिंग ऑफिसर इन एग्जम्पशंस को डिसअलाउ नहीं कर सकता। अगर उसे डिसअलाउ करना है तो सबसे पहले वो गवर्नमेंट को एक नोटिस देगा। गवर्नमेंट वो उस एग्जम्पशन वाले असेसी का रिव्यू करेगी और अगर गवर्नमेंट फाइंडिंग ये करती है कि नहीं ये मिसलीड कर रहे हैं, इस एग्जम्पशन का ये लोग गलत फायदा उठा रहे हैं, तो वो असेसिंग ऑफिसर को डायरेक्ट करेंगे कि ठीक है आप 143(3) में इनके एग्जम्पशंस को डिसअलाउ करते हुए अपनी प्रोसीडिंग्स मूव करें। ठीक है। अब अगर आपकी जो रिटर्न है वो 143(3) के लिए सिलेक्ट नहीं होती है, मेजर केसेस में यही होता है। अगर ऐसी बात है तो जो आपका 143(1) का अगर आपको जो इंटीमेशन आता है उसमें या तो आपकी रिफंड ग्रांट होती है या एडिशनल डिमांड होती है या कुछ नहीं होता है। अगर आप सेटिस्फाइड हैं आपके रिफंड से या आपके डिमांड से और आपने एडिशनल डिमांड पे भी कर दी तो कोई इशू नहीं, सब कुछ ओके, आपका डन। लेकिन अगर आप 143(1) के डिमांड या रिफंड से सेटिस्फाइड नहीं है
तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि इसमें जो कि एडिशनल डिमांड या कम रिफंड या कुछ भी नहीं है, आपको अगर ग्रांट होता है तो ये क्यों होता है? 143(1) के समय में जो आपकी रिटर्न प्रोसेस होती है, उसमें बेसिकली केवल अरिथमेटिकल मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड चेक किए जा जाते हैं। उसकी वजह से ही आपके डिमांड या रिफंड जो है कम ज्यादा होते हैं। मतलब इसमें किसी भी प्रकार की स्क्रूटनी नहीं होती है। रिटर्न को एक सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रोसेस किया जाता है और सॉफ्टवेयर बताता है कि आपने कुछ यहाँ पे गलतियां की हैं, तो ही आपका रिफंड कम या फिर डिमांड जो है बढ़ा के आपको मिलती है। तो अगर ऐसा है तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला, आप अपने रिटर्न को रिवाइज कर दे विद इन द टाइम लिमिट। वो टाइम लिमिट क्या है हम अभी आगे पढ़ेंगे। सेकेंड ऑप्शन होता है कि अगर रिवाइज का टाइम लिमिट भी खत्म हो गया है तो आप 4 साल के अंदर अंदर सेक्शन 154 में आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, जो भी आपकी मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है। बहुत सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। बढ़े आगे, चलो। उसके बाद अगर आपकी स्क्रूटनी आती है और अगर आपकी स्क्रूटनी के बाद अगर आपको एक स्क्रूटनी का ऑर्डर आता है, इंटीमेशन हुआ, इंटीमेशन का काम खत्म हो गया, अब स्क्रूटनी की हम दोबारा से बात करेंगे। अगर आपकी स्क्रूटनी आती है, स्क्रूटनी में असेसिंग ऑफिसर आपको नोटिस दे के बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगा के आपकी स्क्रूटनी करता है और आपको एक नोटिस प्रोवाइड करता है, और उस नोटिस में आपका जो डिमांड है वो रेज होती है, या आपका रिफंड डिक्रीज होता है, या आपकी डिमांड डिक्रीज होती है, या रिफंड इंक्रीज होता है, ये बहुत कम चांसेस ही होते हैं, या कुछ नहीं होता है, तो दो पॉसिबल कंडीशंस होती है। पहला, असेसी सेटिस्फाइड है, जो कि राइट साइड में लिखा हुआ है, सेटिस्फाइड विद 143 ऑर्डर। तो कोई बात नहीं, अगर आप सेटिस्फाइड हो तो उसके अकॉर्डिंगली एक्ट आप करो और कोई इशू नहीं है। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, असेसी नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर, तो उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो वो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में रिवीजन की रिक्वेस्ट कर सकता है अंडर सेक्शन 264 कमिश्नर के पास, या तो वो इस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील कर सकता है सीआईटी अपील्स को। अब सीआईटी अपील्स, असेसिंग ऑफ सर, ये सब कौन है, ये सब अभी अपन थोड़ा देर में पढ़ेंगे। लेकिन असेसी कभी भी ये दोनों ऑप्शन के लिए साथ में नहीं जा सकता है। तो ये प्रोसीजर यहाँ पे क्लियर हुई कि कैसे असेसी रिटर्न भरता है, फिर क्या होता है, उसके बाद बात क्या होता है। ओके, अब आते हैं थोड़ा सा इनकम टैक्स की हायरार्की पहले पढ़ते हैं। ये होती है इनकम टैक्स की हायरार्की। सबसे पहला होता है इंस्पेक्टर, उसके बाद होता है असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर, अपन जिसे एसी या डीसी बोलते हैं। उसके बाद होता है जॉइंट कमिश्नर, उसके बाद होता है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के ऊपर होता है चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, फिर होता है डीजीआईटी मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, और इन सब के ऊपर होता है सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अभी इसमें आप लोगों ने कुछ वर्ड्स भी सुने होंगे, प्रिंसिपल कमिश्नर या प्रिंसिपल जॉइंट कमिश्नर, इन सब इस टाइप के वर्ड्स जो है आप जो है सुनेंगे। तो बेसिकली प्रिंसिपल कमिश्नर वो कमिश्नर के रैंक से कोई कम या ज्यादा नहीं होता है। कमिश्नर के पोस्ट पे कुछ सीनियर्स होते हैं और कुछ जूनियर्स होते हैं। तो सीनियर्स को प्रिविलेज देने के लिए एक प्रकार से उनके नाम के आगे प्रिंसिपल लगाया जाता है और उन्हें थोड़ी सी जो प्रिविलेज है वो प्रोवाइड की जाती है। उनके रैंक से यहाँ पे कोई फर्क ऐसा पड़ता नहीं है। अब आप सीआईटी के सामने देखेंगे एक एरो बना हुआ है, सीआईटी अपील। सीआईटी अपील्स सबसे पहले एक पहली जुडिशरी है जिसके पास आप अपील फाइल कर सकते हो इनकम टैक्स में। आजकल सब कुछ फेसलेस है, अब आप चाहो तो फेसलेस भी अपील आप दाखिल कर सकते हो, कोई इशू इसमें नहीं है। उसके ऊपर होता है आईटीएटी इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल, और उसके ऊपर होता है हाई कोर्ट, और उसके ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट। मैं जो एसी जो इंस्पेक्टर एसी डीसी और जेसी होते हैं इनको बोलते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर। उसके बाद जो है वो कमिश्नर की रैंक जो है वो चालू होती है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर आउट यहाँ पे किया था कि 143 के लिए आप अपील फाइल नहीं कर सकते, इनमें से किसी के पास भी आप अप्रोच नहीं कर सकते
सॉरी 143(1) के लिए, मतलब इंटीमेशन ऑर्डर के लिए। हाँ, अब अगर स्क्रूटनी का ऑर्डर अगर आपके फेवर में नहीं आता है, तो सबसे पहला आप कमिश्नर जो कि सीआईटी दिख रहा है, यहाँ पे आप रिवीजन के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं, लेकिन वो रिवीजन फिर फाइनल होता है। उस रिवीजन के बाद आप उसकी अपील नहीं कर सकते। और सेकेंड, या तो आप कमिश्नर सीआईटी अपील्स में अपील कर सकते हैं, और जो अपील का ऑर्डर होगा उसे भी कमिश्नर रिवाइज नहीं कर सकता, मतलब कोई भी एक ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप केस हारते हैं तो आईटी जाएं आप, उसके बाद हाई कोर्ट जाएं आप, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएं। वो आपका लुकआउट होता है कि आपको कैसे आगे जो है प्रोसीड करना है। तो ये थी हमारी इनकम टैक्स की हायरार्की। अभी इनकम टैक्स की हायरार्की के बाद हम आते हैं हमारे सेक्शन ए पे। सेक्शन ए हम बेसिकली अब हम पढ़ेंगे कि ड्यू डेट्स कब होती हैं, मैंडेटरी नॉर्म्स कब होते हैं। तो रिटर्न फाइलिंग की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो कंपनीज और पार्टनरशिप फर्म के लिए मैंडेटरी होती है, कंपल्सरी होती है, भले ही उनकी इनकम जो है वो जीरो ही क्यों ना हो। अदर के लिए सिंपल सा नियम है, हमने पहले भी ये पढ़ा है कि अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है, कोई भी एग्जम्पशन क्लेम करने के पहले तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होता है। लाइक अगर आपकी इनकम 3.5 लाख रुपए की है और आपने 1.5 लाख रुपए का आपको अगर एटीसी का डिडक्शन है और आपकी इनकम जो है उस डिडक्शन के बाद बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, तब भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत होती है, बिकॉज एग्जम्पशन क्लेम करने के पहले आपकी जो इनकम थी वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा थी। डन, बढ़े आगे। कुछ अदर कंडीशंस भी हैं जो कि अभी नई आई हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। उस कंडीशन के तहत अगर आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं और आपकी किसी भी प्रकार की कोई इनकम नहीं है, कोई स्लैब में आप कवर नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप किसी भी असेट पे बेनिफिशियल ओनर हैं और फाइनेंशियल इंटरेस्ट है आपका, और वो असेट आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है, या फिर आप कोई भी साइनिंग अथॉरिटी, मतलब आउटसाइड इंडिया में कहीं भी आप किसी भी के अकाउंट में अगर आप साइनिंग अथॉरिटी हैं, तो भी आपको इंडिया में इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी है। इसके बाद अगर आपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ऊपर जमा किया है, या फॉरेन ट्रेवल में 2 लाख रुपए से ऊपर खर्चा किया है, या आपने लाइट का बिल 1 लाख रुपए से ऊपर का भरा है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करना कंपलसरी है। देखिए डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। आप फॉरेन घूम रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, 2-2 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं, और आपका बोलना है कि आप जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में नहीं आते, इसलिए आप आईटीआर नहीं भरेंगे। ये सब बातें बियरेबल नहीं होती है। 1 लाख रुपए लाइट का आप अगर बिल भर रहे हैं, 1 लाख रुपए का मतलब होता है 1 लाख डिवाइड बाई 12, करीब करीब 8 से 10 हजार रुपए महीने का आप लाइट का बिल भर रहे हैं, और आप वो बोलते हैं कि मैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में नहीं आता। तो ये सब बातें डिपार्टमेंट को समझ में नहीं आती। आपने संपत्ति इंडिया में जनरेट की जिससे आपने फॉरेन में आपने जो इनकम है वो इंडिया में जनरेट की जिससे आपने संपत्ति फॉरेन में परचेस की हुई है, और वहां पे आप कोई साइनिंग अथॉरिटी है और आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, रहे इंडिया में ही रहे हैं आप, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरूंगा। ड्यू डेट्स क्या होती है? बहुत सिंपल। ड्यू डेट्स जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है उसके असेसमेंट ईयर के 31 अक्टूबर तक आपको रिटर्न भरनी होती है। अगर आप कंपनी है या पार्टनरशिप फर्म है या एक ऑडिट पर्सन है, का मतलब जिसका ऑडिट कंपलसरी है, आप अगर वो है तो इस डेट्स के बारे में कंफ्यूज मत होइएगा। इस डेट्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट समय समय पर जरूरत पड़ने पर बढ़ाता या घटाता भी रहता है। अगर आप अदर पर्सन है तो आपकी लास्ट डेट भरने की 31 जुलाई 2022 तक है, और अगर आप के इनकम टैक्स रिटर्न में ट्रांसफर प्राइसिंग के नियम इन्वॉल्व है। ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी देता हूँ।
ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब अगर आपने अपने द्वारा बनाया गया कोई भी माल या सर्विस अपनी किसी फॉरेन ब्रांच को दिया है या बेचा है और आपके ऊपर अगर उसके रिलेटेड ट्रांसफर प्राइसिंग के लॉ एप्लीकेबल है तो आपकी रिटर्न भरने की लास्ट डेट 30 नवंबर होगी रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद। ओके, डन। चलो अगला आते हैं। अब रिटर्न के कुछ टाइप होते हैं। एक सबसे पहला होता है एक लॉस रिटर्न। लॉस रिटर्न क्या क्या होता है? सिंपल, जब हमने रिटर्न में लॉस दिखाया, और लेकिन लॉस रिटर्न 3 केस में ही होती है। पीजीबीपी का लॉस हो, कैपिटल लॉस हो, या हॉर्स रेस के लॉस हो। इसमें सैलरी में तो कोई लॉस आपको होगा नहीं। अब एक बचता है हाउस प्रॉपर्टी का लॉस। उसको यहाँ पे क्यों नहीं लिया गया है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे हम। तो सबसे पहली बात, लॉस की रिटर्न हम क्यों भरते हैं? लॉस की रिटर्न हम इसलिए भरते हैं बिकॉज उस लॉस को आगे कैरी फॉरवर्ड करके आगे जो हमारा प्रॉफिट होगा उसमें से माइनस करके हम अपना टैक्स बचा पाए। लेट से अगर आप इस साल हमें 2 लाख रुपए का लॉस है और नेक्स्ट ईयर हमें 7 लाख रुपए का प्रॉफिट है, तो हम 2 लाख रुपए के लॉस को कैरी फॉरवर्ड करके आपका जो 7 लाख रुपए का प्रॉफिट है इससे सेट ऑफ करके हम 5 लाख रुपए पे ले आएंगे। और 5 लाख रुपए पे मैंने आपको पहले भी बताया कि इस समय कोई टैक्स नहीं बनेगा, इसलिए लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना जरूरी होता है। तो लॉस कैरी फॉरवर्ड जब भी होगा जब आपने रिटर्न टाइम पे भरी है। ये नियम सेक्शन 35 एडी वाले बिजनेस पे भी एप्लीकेबल होता है, जो हम बिजनेस एंड प्रोफेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे। बट लॉस को सेट ऑफ आप लेट रिटर्न भरने पे भी कर सकते हो। मतलब आपने अगर टाइम पे इनकम टैक्स रिटर्न भरी है, एक सेकेंड, हाँ, तो जो रिटर्न, लेट से अगर हमने पिछले साल कोई रिटर्न ऑन टाइम भरी है तो हमारा लॉस जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और इस साल हमने अगर वो रिटर्न लेट भी भरी है तो पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड लॉस इस साल सेट ऑफ हो जाएगा। 2 एक्सेप्शन है इस केस में, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। एक्सेप्शन का मतलब क्या है? एक्सेप्शन का मतलब ये कि ये 2 लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन जो भी है, ये आप लेट रिटर्न भरने के बाद भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इसलिए लॉस रिटर्न में लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जिक्र नहीं हुआ है। अब अगर आप रिटर्न लेट भरे हो और आपका ह्यूज लॉस था, लेकिन आप उसके बाद भी आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो कमिश्नर, चीफ कमिश्नर और सीबीडीटी के पास 10 लाख, 10 से 50 लाख और 50 लाख से ऊपर आपके लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने का, कंडोनेशन देने का पावर इनके पास में है। उसके बाद आते हैं बिलेटेड रिटर्न में। बिलेटेड रिटर्न का मतलब होता है ड्यू डेट के बाद आप मैक्सिमम रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर के असेसमेंट ईयर के एंड तक भी आप रिटर्न भर सकते हो, लेकिन उसकी पेनल्टीज आएंगी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। का मतलब ये जो आपने जो कैरी फॉरवर्ड का सीन जो पढ़ा है ये सारा आएगा। लेकिन अगर इसके पहले आपकी कोई असेसमेंट कंप्लीट हो गई है, लाइक 143(3) या फिर जो भी असेसमेंट आपके ऊपर अभी चल रही है, अगर ये कंप्लीट हो गई है तो आप बिलेटेड रिटर्न नहीं भर सकते हो। उसके बाद आते हैं सेक्शन 139(5) पे, वो है रिवाइज रिटर्न का सेक्शन। रिवाइज रिटर्न का मतलब होता है अगर आपने कोई रिटर्न भरी, उसमें कुछ छूट गया, कुछ गलती हो गई, तो आप अपने रिटर्न को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे रिवाइज कर सकते हो। वो टाइम पीरियड होता है बिफोर एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, जो भी पहले आपका होता है। मतलब आपकी ड्यू डेट थी 31 अक्टूबर लेट से, तो आप जो रिटर्न रिवाइज है वो 31 मार्च 2022 तक अपने रिटर्न रिवाइज कर सकते हो।
जो भी आप रिटर्न रिवाइज करोगे वो ओरिजिनल रिटर्न को सब्स्टिट्यूट करेगी। मतलब रिवाइज रिटर्न माना जाएगा कि आपने जिस दिन ओरिजिनल रिटर्न भरी थी उस दिन से आपके चेंजेस इस रिवाइज रिटर्न के अकॉर्डिंग हो गए हैं। उसके बाद रिटर्न आप कितनी बार भी रिवाइज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। रिटर्न आप 143(1) के इंटीमेशन ऑर्डर के बाद भी कर सकते हो, लेकिन आपको रिटर्न रिवाइज करने के लिए प्रॉपर प्रोसेस के साथ ही जाना होगा। आप असेसिंग ऑफिसर को लेटर भेज के अपने रिटर्न रिवाइज नहीं कर सकते। बढ़ते हैं आगे। अब एक होती है ट्रस्ट। ट्रस्ट को एक एग्जाम्पशन होता है सेक्शन 11 या 12 में। 11 या 12 के एग्जाम्पशन के पहले अगर आपकी इनकम मतलब ट्रस्ट की इनकम अगर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ऊपर है तो उसे भी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होता है। और अगर ट्रस्ट रिटर्न फाइल नहीं करती है या लेट रिटर्न फाइल करती है तो उसे 100 रुपए पर डे की पेनल्टी एप्लीकेबल होती है, अपार्ट फ्रॉम सेक्शन 234(f) के, जो कि हमने एडवांस टैक्स के समय में पढ़ा था। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी को एग्जाम्पशन एक गवर्नमेंट की ओर से मिली हुई है 13A में। 13A में एग्जाम्पशन के पहले अगर पॉलिटिकल पार्टी की रिटर्न मतलब इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ऊपर है तो उसे भी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूशन जिसे सेक्शन 10 में एग्जाम्पशन मिला हुआ है, इस एग्जाम्पशन के पहले अगर उसकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ऊपर है तो उसे भी इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। इसमें भी एडिशनल फीस 100 रुपए पर डे एप्लीकेबल होगी अगर उनने रिटर्न भरने में लेट किया है तो। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट फंड, इन सबको भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी कंपलसरी है, भले इनकी इनकम हो चाहे ना हो। ये सारा रिटर्न का अपन 3 पेज में जो जितनी बातें हैं वो हमने देख ली। अब इसके बाद आते हैं आधार, जो कि इस समय बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आपको मालूम भी होना चाहिए और आपके जानकारी में भी ये होना चाहिए कि आधार नंबर के संबंध में अभी क्या-क्या जो चेंजेस हैं वो चल रहे हैं। ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले बात इसमें एक करेक्शन है, वो सेक्शन जो वहाँ पे 394 AA है वो एक्चुअली में सेक्शन 139 AA, सेक्शन 139 AA। तो सबसे पहली बात है कि जो भी 1 जुलाई 2017 से आधार नंबर के लिए एलिजिबल है उसे अपने पैन कार्ड को लेते समय अपना आधार नंबर या आधार देना जरूरी है और कोई भी रिटर्न भरते समय भी उसे अपना आधार नंबर देना जरूरी है। रिटर्न भरते समय अगर उसके पास आधार नंबर नहीं है तो आधार नंबर जो उसमें वो एप्लीकेशन दिया है उस एप्लीकेशन नंबर को भी वो रिटर्न में डाल के अपनी रिटर्न भर सकता है। ये जो नोटिफिकेशंस हैं ये जम्मू कश्मीर, मेघालय, आसाम इन जगहों पे रहने वाले लोगों के लिए, नॉन रेसिडेंट के लिए और जो भी सीनियर सिटीजन है जिसकी एज 80 साल से ऊपर है और ऐसा कोई बंदा जो इंडिया का सिटीजन नहीं है, इन पे ये नियम एप्लीकेबल नहीं है। सर इंडिया का सिटीजन नहीं है तो यहाँ पे उसको उसको क्यों गिन रहे हैं अपन, बिकॉज उसको तो फिर इनकम टैक्स ही नहीं भरना। तो ऐसे कई व्यक्ति आते हैं जो कि इंडिया के सिटीजन नहीं है और इंडिया से उनको इनकम होती है, उनको भी इनकम टैक्स रिटर्न इंडिया में सबमिट करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे ये नियम लिखा गया है। उसके बाद एक ये इम्पोर्टेंट इस समय चीजें चल रही हैं जो कि आपको जाननी बहुत जरूरी है और आपके एग्जाम में भी ये आ सकती है कि कहाँ पे कौन से ट्रांजैक्शंस पे आपको पैन कोड करना जरूरी है। ये मैंने आपको पूरी लिस्ट दे रखी है, इसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि आपको कहाँ पे पैन कार्ड अपना सबमिट करना है। तो मैं थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। कोई भी व्हीकल परचेस करने के पहले अगर वो 4 व्हीलर है तो आपको पैन कार्ड आपको देना कंपलसरी है।
कोई भी आपको अगर अकाउंट ओपन करना है तो भी आपको पैन कार्ड देखना कंपलसरी है। अगर आप किसी भी बैंकिंग कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन आप करते हैं तब भी आपको पैन कार्ड देखना कंपलसरी होगा। डीमैट के कोई भी ट्रांजेक्शन, अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तब भी आपको आपका पैन कार्ड ये देना होगा। ये सारी कॉमन बातें हैं, इनमें जनरली पैन कार्ड लगता ही है, तो इसको कोई मतलब इतना कोई सेंस नहीं है। सेंस की बात जो है वो ये लिमिट में दी हुई है, देखिए इसको ध्यान से। होटल का बिल अगर आपका वन टाइम का होटल का बिल 50,000 रुपए से ऊपर में है और अगर आपको पेमेंट कैश में आप दे रहे हैं 50,000 से ऊपर के, देखो पेमेंट कैश में दे रहे हैं तो, बिकॉज अगर अकाउंट से दे रहे हैं तो अकाउंट में आपका पैन नंबर ऑलरेडी अपडेटेड है, डिपार्टमेंट को उसकी जानकारी आराम से हो जाएगी। ये तो अपने को याद रखना है कि कैश की दिक्कत है। वन टाइम का बिल अगर 50,000 रुपए से ऊपर है तब भी आपको पैन नंबर देना है। इसके बाद अगर आप कोई ट्रैवल करते हैं फॉरेन, तो अगर आपने वहां से कुछ फॉरेन करेंसी परचेज की है जो कि 50,000 रुपए से ऊपर की है तब भी आपको पैन नंबर देना जरूरी है। म्यूचुअल फंड की कोई यूनिट आप परचेज करते हैं या फिर पेमेंट टू कंपनी फॉर एन इंस्टीट्यूशन एक्वायरिंग डिवेंचर और बॉन्ड्स का अगर आप परचेज आप करते हैं, आरबीआई को आप पेमेंट करते हैं कोई बॉन्ड केस के संबंध में और इसका अमाउंट अगर 50,000 रुपए से ऊपर है तब भी आपको पैन कार्ड नंबर देना मैंडेटरी है। अगर आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं एक दिन में 50,000 रुपए से ऊपर तो भी आपको पैन कार्ड वहां पे देना मैंडेटरी होगा। अगर आप परचेज ऑफ बैंक ड्राफ्ट टू पे ऑर्डर्स, मतलब कोई भी बैंकिंग के द्वारा आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी को पेमेंट किया है 50,000 रुपए से ऊपर तो भी आपका वहां पे पैन कार्ड देना कंपलसरी है। अब इस लिमिट को आपको पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज एग्जाम में ये कैसे भी आ सकती है। इसमें काम की चीजें दी हुई है। ओके, बढ़े आगे। इसका एक्सेप्शन क्या है? अ माइनर चाइल्ड नीड्स नॉट टू अप्लाई फॉर पैन, he can enter into a financial transaction by way of quoting PAN of any of his parents or legal guardian unless minor child has his own income which is not clubbed in hands of the parents but it is taxable in his ओन हैंड्स। ध्यान से लाइन में दोबारा से पकड़ूंगा, ये इंपॉर्टेंट है। अ माइनर चाइल्ड कौन होता है? जो 18 साल से कम है। नीड नॉट टू अप्लाई फॉर पैन, उसको पैन के लिए अप्लाई की जरूरत नहीं है, तो वो किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में इंटर हो सकता है अपने किसी भी पेरेंट्स का या लीगल गार्जियन का पैन नंबर देके। लेकिन अगर वो इनकम उसके पेरेंट्स के हाथ में क्लब नहीं है, उसके खुद के हाथ में टैक्सेबल है, तो उसे पैन नंबर फिर दे देना कंपलसरी होगा। अ नॉन रेसिडेंट also need not to apply PAN. A non-resident can enter into such transaction by way of furnishing a photocopy of his passport. Non-resident है यार, वो अभी भी भारत में आया है, उसे उसकी कुछ इनकम हुई, जरूरी नहीं कि उसके पास कोई पैन कार्ड हो, या फिर डिपार्टमेंट उसको ये बोलता भी नहीं है कि आप पैन कार्ड दो, आप अपने पासपोर्ट की एक कॉपी दो, तब भी काम आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पैन आधार इंटरचेंजेबल, ये अभी फाइनेंस एक्ट में आया था कि अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप अगर आपके पास आधार है तो आप उसकी डिटेल से भी काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एवरी पर्सन हु इज रिक्वेस्टेड टू फर्निश और इंटीमेट और कोट हिज पैन एंड हु इज नॉट हैव बीन नोटेड पैन, उसके पास नहीं है बट पजेस आधार नंबर may furnish or intimate or quote his Aadhaar number in lieu of the PAN, and such person shall be allotted a PAN in such manner as may be prescribed. He has been allotted a PAN and who has linked with the Aadhaar number according to the provision of 139AA may furnish or इंटीमेट और कोट हिज आधार नंबर इन लिव ऑफ पैन। ये आपका टॉपिक का पार्ट 1 खत्म होता है। पार्ट 2 के साथ हम दोबारा आपके साथ मिलेंगे और पार्ट 2 में हम बताएंगे कि ये सारी बातें तो जब हम कर रहे हैं, जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, क्या होगा,
अगर डिपार्टमेंट को हमने रिटर्न ही नहीं फाइल की और उसके बाद भी डिपार्टमेंट को पता चलता है कि हमारे पास इनकम है जिसकी अकॉर्डिंग हमें रिटर्न फाइल करना था, तो डिपार्टमेंट की तरफ से क्या होगा। साथ ही साथ हम इसमें जितने भी प्रकार के ऑर्डर हैं उनकी ड्यू डेट्स कब तक की हैं, उस असेसमेंट को कंप्लीट करने की इसकी भी हम आपको लिस्ट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं फिर इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए नमस्कार। आपके फीडबैक वैल्यूएबल हैं, आप हमें वो फीडबैक दें। अगर आपको इस संबंध में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है या पढ़ाते वक्त मैंने कुछ गलत वर्ड्स मतलब कुछ गलत सेक्शन कोड किए हैं जो कि आपको समझ में नहीं आए हैं या आपको ऐसा फील होता है कि वो गलत है, तो प्लीज आप हमें बताएं। हम आपकी समस्या जरूर दूर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, ऑल द बेस्ट आप सभी की एग्जाम के लिए। थैंक यू।